नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 24। इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 23 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिसे आप चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है दोस्तों, देखिए, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, तिर्यक रेखा, अधोरेखा, कोष्टक चिन्ह, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं आपका अंडरलाइन, यानी कि अधोरेखा उसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपको बताना है मनोविकार सूचक शब्द, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन देखिए, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विषमयादि बोधक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? मनोविकार सूचक शब्द दोस्तों जिसमें हम आज आश्चर्य, खुशी, घृणा को जो है दर्शाते हैं। मनोविकार जो सूचक शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं दोस्तों जो किसी व्यक्ति की भावनाओं या मनोदशा को व्यक्त करते हैं। जैसे वाह, अरे, सब, इनके बाद अक्सर जो है क्या आता है, विषमयादि बोधक चिन्ह आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 का? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा, विषमयादि बोधक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? आपको बताना है हंस पद विराम चिन्ह का एक और नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, लोप विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, या फिर त्रुटि विराम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा होता है? विराम चिन्ह हंस पद ये होता है। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों एक और नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हंस पद विराम चिन्ह का एक और नाम है त्रुटि विराम। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? यहाँ पर आपको पत्ती का बहुवचन रूप बताना है, कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पत्तियां, पत्ते, पत्तियां, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का? देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है जो आपके इकारांत स्त्रीलिंग जो संज्ञाएं होती हैं उनके अंत में दोस्तों हम छोटी ई और बड़ी ई को हटाकर जो है यहाँ पर या जोड़कर जो है क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पत्ती में क्या है, ई, छोटी ई और बड़ी ई, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में जो है या जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका मिठाई हो गया। ठीक है, तो मिठाई का जो है बहुवचन क्या बनेगा? ठीक है, तो मिठाई का बहुवचन क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर हम यहाँ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ हो जाएगा। ठीक है, मिठाइयाँ। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आपका नारी है। ठीक है, तो नारी का बहुवचन क्या होगा? नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नारियाँ। ठीक है, हो जाएगा नारियाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर री जो है, ठीक है, नारी ई जो है यहाँ पर आया है। तो इसी प्रकार दोस्तों जैसे मिठाई हो गया, नारी हो गया, जाति हो गया। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर जाति हो गया, तो जाति का जो है बहुवचन क्या हो जाएगा? जाति का क्या हो जाएगा? यहाँ पर छोटी ई है, तो जाति का बहुवचन क्या हो जाएगा? जातियाँ हो जाएगा। ठीक है, जातियाँ। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आपका नदी हो गया, नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर ई हो गया, बड़ी नदी, तो बहुवचन क्या हो जाएगा इसका? नदियाँ हो जाएगा। ठीक है, नदियाँ। तो उसी प्रकार पत्ती का बहुवचन क्या हो जाएगा? पत्ती का बहुवचन हो जाएगा पत्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर
राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? तो आपको बताना है प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है। ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? तो ये संस्कृत भाषा से आया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। और संस्कृत भाषा से और कौन कौन से उपसर्ग आए हैं इनको भी याद रखेंगे। जैसे आपका प्रति उपसर्ग हो गया, इसके साथ साथ याद रखेंगे प्र उपसर्ग हो गया, ये भी संस्कृत से आया है। ठीक है, परा उपसर्ग हो गया, ठीक है, परा उपसर्ग हो गया, अप उपसर्ग हो गया, अप उपसर्ग के बाद सम हो गया, ठीक है, सम उपसर्ग, साथ ही साथ अनु उपसर्ग हो गया, ठीक है, अनु उपसर्ग। अनु के साथ साथ आपको याद रखना है निस उपसर्ग हो गया, निस, ठीक है, साथ ही साथ प्रति उपसर्ग हो गया, अभि उपसर्ग हो गया, अभि उपसर्ग, ठीक है, परि उपसर्ग हो गया, साथ ही साथ उप उपसर्ग हो गया। तो ये सारे जो हैं दोस्तों, ये जो है संस्कृत भाषा से आए हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र, ठीक है, यानी कि फॉर्मल लेटर जो होता है, इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? ऑप्शन देखिए, पता, दिनांक, अभिवादन और विषय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का दोस्तों? जो फॉर्मल लेटर होता है, औपचारिक पत्र होता है, इसमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? आप जानते ही हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। वह पत्र होता है औपचारिक पत्र दोस्तों जो किसी ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को लिखा जाता है जिससे आपका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र के कई भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा अभिवादन, ठीक है। तो याद रखेंगे औपचारिक पत्र में आपका अभिवादन नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है औपचारिक पत्र के भाग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं औपचारिक पत्र के भाग? होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं औपचारिक पत्र के? पहला देखिए, प्रेषक का पता होता है, ठीक है, प्रेषक का पता, ठीक है, ये सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद आपका दिनांक आता है, ठीक है, दिनांक के बाद क्या आता है? दिनांक के बाद होता है प्राप्तकर्ता का पता होता है, ठीक है, प्राप्तकर्ता का पता, प्राप्तकर्ता का पता हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, विषय क्या है, ठीक है। विषय के बाद क्या आता है? विषय के बाद आता है संबोधन आता है, ठीक है। क्या आता है? संबोधन, ठीक है। संबोधन के बाद क्या आता है? संबोधन के बाद आता है पत्र का जो मुख्य भाग है वो आता है। उसके बाद समापन आता है। फिर लास्ट में क्या नाम आता है? लास्ट में आता है प्रेषक का नाम, ठीक है। ये सारे जो है दोस्तों औपचारिक पत्र लिखने के ये जो है दोस्तों भाग हैं, इनको याद रखेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 का आंसर करेंगे, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो आपको बताना है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली कौन सी है। ऑप्शन देखिए, सूचनात्मक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, उल्टा पिरामिड शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो ये है दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है दोस्तों? इसमें मुख्य बात को ऊपर लिख लिया जाता है और उसके बाद जो है पूरी खबर जो है विस्तार से नीचे लिखी जाती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारूप लेखन का अर्थ है। तो प्रारूप लेखन का अर्थ क्या होता है बताना है। ऑप्शन देखिए, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, नियुक्ति के लिए कार्यालयीय आदेश, सी देखिए गहन भावों में से युक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, प्रारूप लेखन का अर्थ होता है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग जो है दोस्तों किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। मोर, वानर, हिरण या फिर नीलगाय। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शाखा मृग जो है वानर का पर्यायवाची है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको वानर के पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं, ठीक है। वानर को दोस्तों कपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपि। वानर को दोस्तों मरकट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरकट। और वानर को दोस्तों कीस भी कहते हैं, कीस,
ठीक है। वानर को दोस्तों हरि भी कहा जाता है, हरि। ठीक है। वानर को दोस्तों कपीस भी कहा जाता है, कपीस। और वानर को दोस्तों शाखा मृग भी कहा जाता है। तो ये सारे जो है वानर के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मोर के पर्यायवाची शब्द याद रखने। मोर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? मयूर हो गया, मयूर। ठीक है। साथ ही साथ मोर को दोस्तों केकी भी कहते हैं, केकी। ठीक है, केकी। साथ ही साथ मयूर के शब्द और याद रखने हैं, कलापी भी कहते हैं मयूर को। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखने हैं हिरण के पर्यायवाची। ठीक है। तो हिरण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं याद रखेंगे। हिरण को जो है मृग कहा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ सारंग भी कहा जाता है, सारंग। ठीक है। सारंग के साथ साथ इसको सुरभि भी कहा जाता है। ठीक है। हिरण को क्या कहा जाता है? सुरभि। ठीक है। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और यहाँ पर नीलगाय है, तो नीलगाय के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? नीलगाय को बलभद्र भी कहते हैं दोस्तों, बलभद्र। ठीक है। और नीलगाय को नील पिंगला भी कहा जाता है। ठीक है, नील पिंगला। ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। बिजली का पर्यायवाची है, आपको बिजली का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन देखिए, राव, केसी, ईसु, सौदामिनी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो यहाँ पर 10 में जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? बताइए, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? राव, केसी, ईसु, सौदामिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बिजली का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है सौदामिनी। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बिजली के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने। बिजली को दोस्तों विद्युत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ तड़ित कहते हैं, तड़ित। ठीक है। तड़ित के साथ साथ चपला बोला जाता है, क्या कहते हैं बिजली को? चपला के साथ साथ चंचला। ये सारे बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको याद रखेंगे। चंचला हो गया, दामिनी हो गया। ठीक है, दामिनी हो गया, सौदामिनी हो गया। ये सारे जो हैं बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हलाहल का विलोम शब्द होगा। आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर हलाहल का विलोम क्या होगा। ऑप्शन देखिए, सुधा, विष, वृषा या फिर गरल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? हलाहल दोस्तों इसका विलोम होगा विष। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में दोस्तों आपको फिर विलोम बताना है। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? यहाँ पर आपको कृत्रिम का विलोम बताना है। क्या होता है? कठोर, नकली, बनावटी, नैसर्गिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृत्रिम का विलोम होता है नैसर्गिक। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर आपको बताना है तत्सम। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, सांप, विस्मय, वीणा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? इनमें से कौन जो है दोस्तों, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विस्मय जो है, ये क्या है आपका? विस्मय जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विस्मय का तद्भव क्या होता है? विस्मय का आश्चर्य कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सांप दिया है। देखिए सांप कैसा शब्द है? सांप जो है आपका कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। तो सांप का तत्सम क्या हो जाएगा? सांप का तत्सम सर्प हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वीणा दिया है, ये भी आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा वीणा का? वीणा का तत्सम हो जाएगा वीणा। ठीक है, वीणा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है? विस्मय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर फिर आपको तत्सम बताना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, जीभ, दांत, मुख। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। यहाँ पर कान, जीभ, दांत, मुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का?
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। मुख कैसा है, ये तत्सम शब्द है मुख, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और यहाँ पर कान है, कान जो है आपका तद्भव है, कान का तत्सम क्या हो जाता है, कान का तत्सम कर्ण हो जाता है, ठीक है। और जीभ की बात करें, जीभ भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाता है, जीभ का जीहवा हो जाता है, ठीक है, जीहवा इसका क्या हो जाता है, तत्सम रूप हो जाता है। उसी प्रकार दांत की बात करें तो दांत आपका कैसा शब्द है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाता है, दांत का दंत हो जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है इसमें, देखिए शून्य, सांसारिक, हस्ताक्षेप या फिर साधु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, अशुद्ध वर्तनी। देखिए शून्य ऐसे ही लिखा जाता है, ये तो ठीक है, ठीक है। सांसारिक भी ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी ठीक है। और बात करें साधु की तो साधु भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत है, यानी कि यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है, हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। क्या होता है, हस्तक्षेप, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये भी आपका क्या है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें पहला है अहल्या, दूसरा है आद्र, तीसरा है द्वारिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से अशुद्ध वर्तनी है वो बताना है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अहल्या ऐसी लिखा जाता है, ये सही है, ठीक है। आद्र भी ऐसी लिखा जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर द्वारिका नहीं लिखा जाता है, ठीक है, द्वारिका नहीं लिखा जाता, क्या होता है, द्वारका होता है, ठीक है, द्वारका। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आपको बताना है अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देखिए, अंधे का रास्ता रोशन करना, नासमझ को उपदेश देना, अंधे की सहायता करना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है नासमझ को उपदेश देना, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। तो आपको गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, आत्माराम, राम बोला, रत्नाकर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम बोला, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था राम बोला, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको गोस्वामी तुलसीदास से यहाँ से याद रखना है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था, ठीक है। पिता का नाम क्या था गोस्वामी तुलसीदास के, पिता का नाम था आत्माराम, ठीक है। क्या था, आत्माराम पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था, माता का नाम था, ठीक है, माता का नाम था हुलसी देवी, ठीक है, हुलसी देवी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको पूछा जा सकता है गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु थे दोस्तों कौन थे, ये पूछा जा सकता है। तो गुरु थे दोस्तों नर हरिदास, ठीक है, नर हरिदास, ठीक है। नर हरिदास जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे। और साथ ही साथ बात करें इनकी रचनाओं की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं दोस्तों रामचरितमानस हो गया, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस हो गया। साथ ही साथ दोस्तों विनय पत्रिका होगी, ठीक है, विनय पत्रिका, ठीक है। विनय पत्रिका के साथ साथ याद रखेंगे गीतावली हो गया, ठीक है, गीतावली, ठीक है, गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ठीक है, कवितावली।
और रामज्ञा प्रश्न और जानकी मंगल, ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। और बात करें इनके उपन्यास की, तो उपन्यास याद रखेंगे मानस का हंस, और ठीक है, सॉरी, इनके उपनाम की बात करेंगे, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की उपनाम की बात करें तो इनके उपनाम क्या क्या हैं, तो याद रखेंगे मानस का हंस कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को, मानस का हंस, ठीक है। मानस का हंस किसे कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। और साथ ही साथ दूसरा याद रखेंगे, इनको हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का जातीय कवि आपको पूछा जा सकता है, हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है, तो हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को, ठीक है। याद रखेंगे सारे फैक्ट गोस्वामी तुलसीदास जी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 है दोस्तों, राग गोविंद रचना किसने लिखी है, आंसर कीजिए। राग गोविंद जो रचना है ये किसने लिखी है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मीराबाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, राग गोविंद रचना किसने लिखी है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, 19 का दोस्तों क्या हो जाएगा, मीराबाई। तो राग गोविंद किसकी रचना है, ये मीराबाई की रचना है दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मीराबाई से आपको याद रखना है, मीराबाई के गुरु कौन थे, ठीक है। मीराबाई के गुरु थे दोस्तों रैदास, कौन थे, रैदास, ठीक है, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आपको याद रखना है नरसी का मायका, पहला, ठीक है, नरसी का मायका, ठीक है। दूसरी रचना याद रखनी है गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका, ठीक है। तीसरी रचना याद रखनी है राग गोविंद, जो आपका क्वेश्चन है। और साथ ही साथ इसकी जो अगली रचना है वो याद रखेंगे राग सोरठा के पद, ठीक है, राग सोरठा के पद, राग सोरठा के पद, ठीक है। तो सारी रचनाएं किसकी हैं, ये है मीराबाई की। और साथ ही साथ आपको याद रखना है मीराबाई की जो भाषा थी दोस्तों मूलतः वो कौन सी थी, भाषा थी इनकी मूलतः राजस्थानी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे राजस्थानी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि मीराबाई की भाषा मूलतः कौन सी है, तो इनकी जो भाषा मूलतः है दोस्तों वो है राजस्थानी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ। आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ। ऑप्शन देखिए 1891, 1892, 1896 या फिर 1899। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 20 का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था दोस्तों 1896 में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1896, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे 21 फरवरी 1896, ठीक है, 21 फरवरी 1896 में बंगाल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके उपनाम हैं, इनको कई उपनाम से जाना जाता है त्रिपाठी को, ठीक है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनके जो उपनाम है याद रखेंगे, इनको महाप्राण भी कहा जाता है, महाप्राण, ठीक है। इनको दोस्तों क्या कहा जाता है, इनको क्रांतिवीर भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, क्रांतिवीर भी कहा जाता है, ये इनके उपनाम है। साथ ही साथ इनको निराला भी उपनाम है इनका, तो ये सारे उपनाम याद रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, यहाँ रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों उनको याद रखेंगे। जैसे आपका रचनाओं की बात करें तो अनामिका हो गया, अनामिका रचना किसकी है, ये है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। साथ ही साथ दोस्तों कुकुरमुत्ता हो गया, ठीक है, कुकुरमुत्ता रचना किसकी है, ये भी आपका किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। साथ ही साथ नए पत्ते ये किसकी रचना है, ये भी निराला की रचना है, नए पत्ते, ठीक है। परिमल हो गया, परिमल किसकी रचना है, परिमल भी आपकी निराला की रचना है। परिमल के साथ साथ याद रखना है आराधना हो गया, ठीक है, आराधना हो गया और बेला हो गया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। साथ ही साथ इनके उपन्यास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रमुख जो इनके उपन्यास रहे हैं, उपन्यासों की बात करें, उपन्यास
ठीक है, तो याद रखेंगे उपन्यास इनकी अप्सरा हो गया, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा के साथ साथ आपको याद रखना है प्रभावती। आपको पूछा जा सकता है प्रभावती उपन्यास किसने लिखा है, तो प्रभावती उपन्यास लिखा है निराला ने। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक प्रमुख उपन्यास है इंदुलेखा। ठीक है, इंदुलेखा किसका उपन्यास है, इंदुलेखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। साथ ही साथ बादल राग आपने सुना होगा, बादल राग ये उपन्यास है दोस्तों, किसका है बादल राग, ये भी आपका किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनकी रचनाएं याद रखनी है, इनके उपन्यास याद रखने हैं। ठीक है, और एक और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, पूछा जा सकता है एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, कौन सी पत्रिका थी, पत्रिका थी दोस्तों मतवाला। ठीक है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी से। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।